नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो वो है मूवी। हर ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे कई अनजान चेहरों की अनगिनत कुर्बानियाँ होती हैं। लोग क्या है सिर्फ हीरो को देखते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो उन लोगों की होती है जो कैमरे के पीछे रात दिन मेहनत करते रहते हैं। क्योंकि फ़िल्म सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनती या एक्टिंग के जुनून बस से नहीं बनती। बहुत सारे लोग उसमें वर्क करते रहते हैं, बहुत सारे कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं। डायरेक्टर सपने दिखाता है, राइटर उसे शब्द देता है, कैमरामैन उसे आंखें देता है और एडिटर उसमें जान डालता है। और याद रखना, पर्दे के पीछे खड़े लोग ही पर्दे का इतिहास बनाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे किसी भारतीय फिल्म की दुनिया की उस दौर में जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। कैमरों की चमक दमक, स्टूडियो की भाग दौड़, भारी मेकअप, राजनीति राजनीति हाँ हाँ, राजनीति भी है भाई उसमें। राजनीति, कविता और इंसानी स्वभाव की गहरी परतें, इन सब को बहुत ही रोचक और व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? अशोक मित्रन ने अपनी प्रसिद्ध रचना पोएट्स एंड पैनकेक्स में। दिस इज़ योर 6th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक क्लास 12th। यह पाठ केवल स्टूडियो की कहानी नहीं बताती है, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा, असफलता, दिखावा और वास्तविकता का आईना है। कहानी शुरू होती है मद्रास के प्रसिद्ध जेमिनी स्टूडियो से। यह उस समय भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से था। यहाँ रोज़ फिल्में बनती थी, कलाकार आते जाते थे, लेखक, निर्देशक, डायरेक्टर, राइटर, टेक्नीशियन सब काम किया करते थे। और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सपना पलता था, दैट वाज सफल होने का, सक्सेस होने का। लेखक स्वयं इस स्टूडियो में काम करते थे। मतलब जो नरेटर हैं इस स्टोरी के आपके, वो खुद भी जो है इसी स्टूडियो में काम किया करते थे। इससे उन्होंने जो देखा वही सच्चाई इस पाठ में, इस लेसन में उन्होंने दिखलाई है। वही उन्होंने लिखा जो वो वहाँ पर फील कर रहे थे, जो वो उस स्टूडियो में रह करके उन्होंने देखा था, समझा था, फील किया था, उसी को उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है। और वही बुक हमारे सामने है, 6th चैप्टर हमारे सामने आई है। आपने बहुत सारे स्टूडियोज़ देखे होंगे, आरके स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, ये सब बहुत पुराने ज़माने के स्टूडियोज़ हैं। ये बॉम्बे में है, मुंबई में है। लेकिन ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये मद्रास में है। ये भी बहुत पुराना स्टूडियो था। और आई थिंक उस समय के जो हीरो हीरोइन रहे होंगे वो आप शायद उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो पता नहीं। काफ़ी पुराने एक्टर्स हुआ करते थे, जैसे मीना कुमारी और इस लेवल के जो एक्टर्स हुआ करते थे वो थे वहाँ पर। दोस्तों, स्टूडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग था दैट वाज मेकअप डिपार्टमेंट। स्टूडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था दैट वाज मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट बिना तो फिल्म चल ही नहीं सकती है। यहाँ एक ख़ास प्रकार का मेकअप इस्तेमाल होता था जिसे कहा जाता था पैन केक। यह मेकअप बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका से मंगाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय शूटिंग में इतनी तेज़ लाइटें इस्तेमाल होती थी, इतनी तेज़ लाइट्स का यूज़ होता था कि एक्टर्स का चेहरा कैमरे में बहुत फीका दिखता था। इससे चेहरे पर मोटी परत दिखाई देती थी। लेकिन खैर, लेखक ने मजाकिया अंदाज में कहते हुए कहा है कि मेकअप कलाकारों को सुंदर कम और अजीब ज़्यादा बना देता था। हाँ, ये मजाकिया अंदाज में उसने कहा इस बात को, लेकिन ऐसा हुआ करता था कि इतनी लाइट्स पे इतनी ज़्यादा मेकअप हुआ करता था कि वो जो है अपना जो नेचुरल फेस है वो तो पीछे हो जाता था। सभी वहाँ गोरे गोरे नज़र आते थे। मेकअप रूम का वातावरण। अब मेकअप रूम का कैसा वातावरण रहा होगा, कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कैसा रहा होगा। एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ जलती हुई तेज़ लाइटें, गर्मी, पसीना और घंटों कुर्सी पे बैठे कलाकार, एक्टर्स। लेखक कहता है कि बैठने की किसी सज़ा से कम नहीं था। मतलब जो हमारा जो ऑथर है, ही इज सेइंग दैट वहाँ बैठे रहना मेकअप करा करके किसी पनिशमेंट से कम नहीं था। क्योंकि भाई जब तक वो आपको बुलाया नहीं जाएगा, डायरेक्टर आपको बुलाएगा नहीं आपके रोल के लिए, तब तक तो वो ऐसे पनिशमेंट है, आपको वहाँ बैठे रहना पड़ेगा। मेकअप डिपार्टमेंट अलग अलग राज्यों के लोग काम किया करते थे वहाँ पर। भाई वहाँ बंगाली भी हुआ करते थे, महाराष्ट्रियंस भी होते थे, तमिलनाडु के भी थे, कन्नड़ के भी थे। और ये जेमिनी स्टूडियो ऑलरेडी ये साउथ में ही था, ये मद्रास में था। खैर आज वो उसे चेन्नई हम बोलते हैं, ये वहाँ पर था। तो वहीं आसपास के जो स्टेट्स हुआ करते थे वो ज़्यादा, ये साउथ मूवीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ के एक्टर्स और वहीं के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और ये सब लोग वहाँ ज़्यादा दिखाई देते थे। और क्या है, जेमिनी स्टूडियोज़ में राष्ट्रीय एकता का काम सरकार से पहले ही कर दिया गया था।
ये लेखक ने, राइटर ने इसको मजाक में कहा है कि एक मतलब एक राष्ट्रीय एकता का काम। यह आपको आगे समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। देखिए उसमें एक ऑफिस बॉय था। अब ऑफिस बॉय की क्या कहानी है? ऑफिस बॉय की कहानी कुछ ऐसी है, ये स्टोरी में प्रवेश होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है इसमें। एक व्यक्ति है जो ऑफिस बॉय, जिसे सब लोग ऑफिस बॉय कहते हैं, हालांकि वो बॉय लेवल का नहीं था, उसकी जो एज थी वो 40 ईयर्स के लगभग थी। उसका काम था छोटे कलाकारों का मेकअप करना, क्राउड को मेंटेन करना। क्राउड जितने कभी कभी में फिल्म में, म्यूज़िक में क्राउड का यूज़ होता है ना, तो उस क्राउड का जो है ये मेकअप किया करता था। लेकिन हीरो हीरोइन को करने वाले अलग अलग वो होते हैं, जो मेकअप करने वाले होते हैं। उनके जो असिस्टेंट एक्टर्स होते हैं उनका मेकअप करने वाले अलग लोग हुआ करते थे। मतलब मेन एक्टर का अलग है, साइड एक्टर का अलग है, साइड हीरो का अलग है, और फिर उसके बाद क्राउड का अलग है, और बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनका मेकअप सब अलग अलग लोग किया करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। लेकिन दोस्तों उनके दिल में भी कभी बड़े सपने थे। इस ऑफिस बॉय के दिल में भी कभी बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो सोचता था कि वो एक्टर बनेगा, एक स्टोरी राइटर बनेगा, कोई सॉन्ग लिखेगा, या वहाँ आकर के एज ए डायरेक्टर वो काम करेगा। खैर समय बीतता गया, उसके सपने लेकिन पूरे नहीं हुए। अब जब सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा? अंदर ही अंदर जलन की भावना फैल रही है अब उसके अंदर, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और जो अनसक्सेस है वो उसे अंदर से उसके मन में कड़वाहट सी बन रही है। वो हर सफल व्यक्ति से चिढ़ने लगा था, ख़ास तौर से राइटर्स से। उसे लगता था कि राइटर्स का काम आसान है और वो बिना मेहनत के ही जो है उनको वैल्यू दी जा रही है। ये ऐसी उसकी सोच थी। असल में उसकी निराशा थी जो गुस्से और व्यंग में बदल चुकी थी। अब इसके बाद जो एक पार्ट आता है, दैट वाज लेखक का काम, मतलब जो राइटर का जो काम है, दैट इज़ कास्टिंग। कास्टिंग कैसे? राइटर का काम सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। वो करता क्या था? वो स्टोरी तो लिखना, वो दैट इज़ डिफरेंट, वो तो है ही साथ में। और वे पेपर्स और जो मैगजीन्स हुआ करते थे, जो वहाँ स्टूडियो के अंदर जो राइटर काम करता था, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या करता था? वो पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इन सब की प्रति जो है काट के रख लिया करता था। उसमें कभी कभी अच्छी बातें भी आती थी, कभी पॉजिटिव भी बोला जाता था, कभी नेगेटिव भी बोलते थे राइटर्स, और वो पेपर में छपते थी। तो वो सब को एक फाइल बना करके रखता जा रहा था। लेकिन यही काम उन्हें लोगों को देखने और समझने का अवसर देता था। एक बात और थी, लेकिन इस काम को जब वो पेपर से कटिंग्स काटता था तो पढ़ता भी था। जब वो पढ़ता था तो उसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता चलता था, हर एक्टर हर एक्ट्रेस के बारे में उसे पता चलता रहता था कि क्या लोगों की विचारधाराएँ क्या हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब इसमें एक नाम आता है कोठामंगलम, सब्बू। ये क्या था? ये एक एक्टर था। ये एक एक्टर भी था, राइटर भी था, और पोएट भी था, और साथ ही साथ थोड़ा से जो बोलते हैं हंसाने वाला जो एक्टर होता है वो भी था, कॉमेडियन, और कहानी जो स्टोरी लिखने वाला भी ये काम कर लिया करता था। मतलब ये ऑल इन वन व्यक्ति था। इसमें जो है सारी की सारी ही क्वालिटीज़ दिखाई देती थी। स्टोरी राइटर भी दिखता था, और इसमें पोएट भी नज़र आता था, और इसमें एक्टर भी अच्छा खासा दिखता था ये, और हंसाने वाला जो काम है वो भी ये कर लिया करता था। मतलब सारी की क्वालिटी उसमें नज़र आती थी, और वो काफ़ी खुद को, मतलब हर स्थिति में वो खुद को जो है ढाल लिया करता था। लोग जैसे उससे बोलते थे, जैसे उसको बुलाते थे, वो उस हिसाब से अपने आप को, उसके बिना काम ही नहीं हो पाता था। जो छोटे वर्कर्स जो वो होते थे वो बड़े प्यार से बात करते थे, वो सबसे प्यार से बात करता था। इनफैक्ट हर समस्या का समाधान भी ढूंढ लेता था। ऐसा नहीं, वो तो खैर काफ़ी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति था, जिसके पास इतनी क्वालिटी है हुई तो उसको लोग बहुत वैल्यू तो देंगे ही। तो काफ़ी ऊंची पोस्ट भी थी उसकी, और लेकिन वो जो नीचे के जो लोग हुआ करते थे उनसे भी बहुत अच्छे से मिल के अच्छे से बात किया करता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी था, वफादार भी था, और काम भी अच्छे से निकालना जानता था, लोगों से काम निकाल लिया करता था। अब कुछ लोग उससे जलते भी थे भाई, इसलिए जलते थे कि वो इतना सफल व्यक्ति हो चुका था, और पहली में दूसरी बात ये भी था जो स्टूडियो का जो मालिक था वो उसके काफ़ी करीब था, तो लोग उससे जला भी करते थे। और वो हर फील्ड में जो है, हर फील्ड में मास्टर था। लेकिन राइटर बताते हैं कि उसका सफलता का कारण सिर्फ उसका भाग्य नहीं था, कोई उसका सिर्फ फेट नहीं था उसका सफलता का कारण, बल्कि सफलता का, उसका जो सक्सेस होने के पीछे का मेन कारण था, दैट वाट हिज मेहनत। उसकी जो मेहनत थी और जो उसका जो व्यवहार था, किस तरह से लोगों से डील कर लिया करता था, जो उसका नेचर था,
दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। जेमिनी स्टूडियो का जो माहौल है, स्टूडियो के अंदर सिर्फ पिक्चरें ही नहीं बनती थी, वहाँ शूटिंग हुआ करती थी। और मोस्टली जो पुरानी पिक्चरें होती थी तो उसमें क्या होता था कि अंदर ही जो है शूटिंग हो जाती थी, स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग होती थी मोस्टली। आजकल क्या है कि 50% बाहर होती है, 50% अंदर, बल्कि बाहर ही बहुत हो जाती है। लेकिन पहले का जो टाइम था दैट वाज लिटिल डिफरेंट। स्टूडियो के अंदर ही पूरा बना लिया जाता था सेटअप, और वहीं पर शूटिंग कर ली जाती थी। हाँ, 10% 20% के लिए बाहर आउटडोर में शूटिंग होती थी। तो वहाँ क्या होता था, स्टूडियो का अंदर का माहौल है कि वहाँ पॉलिटिक्स भी होती थी, बहस भी होती थी, गुटबाजी भी होती थी। इतने सारे लोग काम करते थे तो गुटबाजी भी निश्चित होती ही होगी, और लोगों को एक दूसरे की बुराई भी करते थे। हर कोई खुद को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता था, हर कोई अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता था, ये कोशिश में लगा रहता था। वो ऑफिस बॉय जो था उसको कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत जो है टैलेंटेड समझता था। एक और इसमें कैरेक्टर है दैट इज़ एडवोकेट, बहस का जो बादशाह होता है, उसकी बात हो रही है। स्टूडियो में एक कानूनी सलाहकार भी था। अब वो सलाहकार क्या था, वो लायर था। उसकी आदत थी हर बात पर लंबर भाषण देना, हर बात पर अपनी बात को रखना और एक लंबा चौड़ा भाषण दे देना, राजनीति पे बहस करना, कम्युनलिज्म की बुराई करना, ये सब वो किया करता था। लेखक व्यंग करने की कई लोग बिना पूरी जानकारी के भी राजनीतिक बातें किया करते हैं। आपको देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको की पूरी जानकारी नहीं रहती है, हर चीज़ थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो वो बिल्कुल बहस पे आ जाएंगे। थोड़ा बहुत जान लिए, थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया उन्होंने, और हल्का फुल्का जान लिया, इंडिया टुडे थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बस हो गया। उसके बाद वो पूरी ऐसी बात करने लग जाएंगे जैसे कि ये बहुत कुछ जानते हैं, जबकि वो अजल, वो कहते हैं ना, कहावत है ना, अदजल गगरी छलकत जाए, वाला हिसाब रहता था। तो ये जो अपने इसमें जो वकील का जो कैरेक्टर करते थे, अब ये इनका यही काम था। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। गलती ये कर दी कि उस ज़माने की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, वो मूवी में आया करती थी, और वो कहीं कुछ बोल रही होगी, किसी बात पे वो नाराज़ हो गई, किसी बात पे नाराज़ हो गई तो गुस्सा हो गई। वो गुस्सा हो गई तो नीचे का जो स्टाफ रहा, जो स्पॉट बॉय या कोई और रहा होगा, एक दो लोग, तो वो उन पर बरस पड़ी, गुस्सा गई। वो गुस्से में उसने बहुत कुछ बोल दिया। अब उस टाइम पर, कितने पुरानी बात है, जेमिनी स्टूडियो को बंद हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं, उस टाइम पर किसी ने जब वो डांट रही थी तो वीडियो शूट कर लिया, उसका वीडियो शूट कर लिया, और वीडियो शूट करके लोगों को दिखाने लग गया, कई लोगों को, और फिर बाद में उसे बाहर भी दिखाया। तो अब उससे क्या हुआ भाई, वो बाद में वो काफ़ी नर्वस सी महसूस हुई, उसे लगा कि गलत हो गया, हमने इतना ज़्यादा, हमको नहीं डांटना था। लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में ये एडवोकेट साहब ने सोचा कि इस बहाने उनकी बुराई हो जाएगी। ठीक है, वो मौका किसी तरह उन्होंने अपने आप को क्लियर किया, सॉरी महसूस किया उससे नहीं कि गुस्से में बोल दिया। लेकिन आगे चल कर के पता चला कि ये एडवोकेट साहब का जॉब ही चला गया वहाँ से। अब ये जॉब ही निकल गया, जब इनका जॉब निकल गया तो कहने लगे हमारी तो नौकरी चली गई। अब आता है MRA ग्रुप। MRA ग्रुप क्या था कि इसमें बाहर से कुछ लोग आए थे। बाहर से जो लोग आए थे, एक फॉरेन का एक प्रोग्राम होना था जिसका नाम है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। MRA का फुल फॉर्म है। ये एक नैतिक और शांति का संदेश देने वाला ये प्रोग्राम होना था। तो इनके स्टूडियो में होना था यही प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम था वो काफ़ी शानदार प्रोग्राम हुआ था। लोगों ने काफ़ी उसकी बड़ाई की थी, और स्टूडियो में क्या था, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडियो को सजाया गया था और बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम को किया गया था वहाँ पर। लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत कम लोग समझते थे ये संगठन क्या था, वास्तव में करता क्या है। लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये जो ग्रुप बाहर से आ रहा है ये आखिर काम क्या करता है। लेकिन फिर भी लोग उससे प्रभावित थे। उनके नाटक और अनुशासित प्रभावशाली हुआ करते थे। पहले के जो नाटक हुआ करते थे तो वो काफ़ी प्रभावशाली थे, और जेमिनी स्टूडियो में जब ये प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन इसमें बात ये थी कि इसमें एक बहुत बड़े उस ज़माने के एक पोएट आए थे, वो फॉरेन के थे, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। अब स्टीफन स्पेंडर बहुत ही फेमस पोएट थे, लेकिन जब वो बोल रहे थे वहाँ पर, अब उनका बोलना और लोगों का क्या था कि लैंग्वेज ठीक से समझ ना पाना। लोग ठीक से उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, उनकी इंग्लिश को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, वो कहना क्या चाह रहे थे। जब ताली बजाना हो तो ताली नहीं बजा रहे हैं, और जब नहीं बजाना तब ताली बजा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे थे। अब हुआ क्या कि पहले तो लोग उनको जानते भी नहीं थे कि ये हैं कौन, और इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, लोग उनको जानते भी नहीं थे। सिर्फ सब लोग क्या थे कि एक गंभीर मुद्रा में बैठे थे, बस
समझ कुछ नहीं पा रहे थे। वो उन्होंने अपनी पोएम वहाँ पर बोली और भी बहुत कुछ बोला। लोग बिना समझे ही ताली बजा दिया करते थे। अब कुछ समय तो लोग उनको समझ नहीं पाए स्पेंडर साहब को, लेकिन कुछ काफ़ी टाइम बाद अपने जो इसमें अशोका रंजन जी हैं, वो क्या था, उनका तो काम था वहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह को कटिंग करना, पेपर को कट करना और फिर लिखना, फिर उसको एक फ़ाइल बनाना। अशोक मित्तल साहब का यही काम था, तो फाइल बनाते थे। तो उन्होंने कहीं पे पढ़ा कि एक बुक पढ़ी हुई है और बुक में लिखा था द गॉड दैट फेल्ड। तब उनको पता चला कि स्टीफन स्पेंडर एक बहुत ही फेमस पोएट थे जो हमारे बीच आए थे और हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। तो ये पूरा इससे स्टोरी में था। तो इसका जो पोएट्स एंड पैंकर्स नाम क्यों पड़ा है, एक्चुअली नाम इसलिए पड़ा है, ये फिल्मी दुनिया के बाहरी दिखावे और क्रमिक सुंदरता का प्रतीक है। पैनकेक्स का मतलब है कि जो फिल्मी दुनिया का जो बाहरी दिखावा है और जो काफ़ी ग्लैमरस जो एटमॉस्फेयर जो दिखता है, दैट इज वाई इट्स नेम इज़ कॉल्ड पैनकेक्स। और पोएट्स तो नाम इसलिए है क्योंकि फिल्मी दुनिया में बहुत सारे मतलब बड़े इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग भी काम किया करते हैं। वहाँ बहुत सारे राइटर्स हुआ करते हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग भी काम करते हैं। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स इनका नाम पड़ा और इसको जो है बहुत ही व्यंग्यात्मक मीन से, बहुत हंसी के उसमें बनाने की कोशिश की गई थी। तो फिल्मी चमक और साहित्यिक गंभीरता दोनों एक ही दुनिया में मौजूद है ये। अब इसमें मजाकिया ढंग से बहुत कुछ लिखा है। जब आप उसको बुक को पढ़ोगे अपने चैप्टर को, तो उसमें समझ में आएगा कि लोग जल रहे हैं उस एक दूसरे से और एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। ये सब उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें जो हमें जो मैसेज मिलता है, मैसेज ये मिलता है कि हर चमकती चीज़ सुंदर नहीं होती। असफलता इंसान को कड़वा बना देती है। भाई कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से सक्सेस की पाने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी असफल हो रहा है, तो उसके अंदर उसके मन में क्या आएगा, एकदम वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया गया है उसमें ऑफिस बॉय के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें जो फेमस जो वो थे अपने सब्बू जी जो थे, वो काफ़ी उसमें क्या थे, प्रतिभावान थे। एक प्रतिभावान तो थे ही, साथ ही साथ वो विनम्र थे, बड़े सॉफ्ट नेचर के भी थे और इसलिए उन्हें आगे सक्सेस मिलती जा रही थी। लोग अक्सर बिना समझे ही ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं, ये भी इस चैप्टर में दिखाया गया है। और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के पीछे का सामान्य इंसानी भावनाएं छुपी होती हैं। कोई भी फिल्म जब सक्सेस होती है, कोई ब्लॉकबस्टर बिल्कुल हो जाती है, तो उसमें जो हम एक्टर्स को देखते हैं, जब हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं, तो हम सोचते हैं सिर्फ इनकी वजह से हो गई है। मात्र सिर्फ इनकी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे, कैमरे के पीछे एक बहुत लंबी टीम काम कर रही होती है और उस टीम के भी अपने अपने छोटे छोटे सपने हुआ करते हैं। जब वो सब फिल्म सक्सेस होती है, तब जा कर के वो व्यक्ति भी सक्सेस होता है। और अगर फिल्म सक्सेस नहीं हुई तो पूरा का पूरा फ्लैप हो जाती है फिल्म और फिर सबके सपने टूट जाते हैं। तो यही इस चैप्टर में आपको समझाया गया है एंड आई थिंक वी ऑल हैव गॉट अंडरस्टूड। अब अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, कुछ लाइक करिए और कुछ इसको